नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो वेलकम टू मिराय टेक। माय नेम इज अभिषेक तिवारी एंड आज हम अपने पावर शेयरिंग के जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और पावर शेयरिंग के लास्ट टॉपिक को आज हम एंड करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पावर शेयरिंग के टॉपिक को। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है ना। रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। हमने पहला चीज क्या पढ़ा। हमने पहला चीज पढ़ा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के जो एग्जाम्पल से इसको हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल से पढ़ा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, बेल्जियम और श्रीलंका के बाद हम लोगों ने फिर मैंने आपको मेजोरिटेरिज्म के बारे में पढ़ाया कि मेजोरिटेरिज्म क्या है। फिर हमने एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के बारे में पढ़ा। और फिर मैंने आपको बताया कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल एंड और लास्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है। तो इसमें हम लोग अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे पावर शेयरिंग। पहले फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमने इस पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को क्यों यूज किया। और ये डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी पहले क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया था। या फिर हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में हमने पावर डिवीजन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, देखिए पहले क्या था। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी या फिर पावर शेयरिंग की जो आइडिया है ना, ये इमर्ज ही इस वजह से करती है क्योंकि पहले क्या था ना कि पावर का डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना। पहले क्या थी, मोनार्की की बात कर ले, हम डिक्टेटरशिप की बात कर ले, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या था कि पावर वाज कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। बस समझ मारिए। बट इससे देखा क्या है, क्या कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उससे अराइज होना स्टार्ट हो गए। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आता है और इस डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की जो है वो बात की जाती है, पावर शेयरिंग की बात की जाती है। ठीक है ना। देखो, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। पहले की बिलीव क्या थी कि पावर जो है ना उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। पावर जो है वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, क्या तो एक पीपल की बात कर ले या फिर ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर। ठीक है ना। और ये क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन की अगर हम बात करें तो इसके पीछे का रीजन ये था कि देखो, अगर पावर का कंसंट्रेशन होगा ना एक जगह पर, इससे होगा क्या कि डिसीजन मेकिंग जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, कोई भी डिसीजन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, डिसीजन डिले नहीं होगी। तो इस वजह से क्या किया गया, पहले क्या था कि पावर का डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलता। पावर का कंसंट्रेशन एक जगह होता था। ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट द पावर इज डिसाइडेड, पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन टू इन्फोर्स। अगर पावर का डिवीजन होगा तो क्या होगा कि हम क्विक डिसीजन नहीं ले सकते और उसके अलावा उसको इन्फोर्स करने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसी वजह से पावर का कंसंट्रेशन होता था। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बट जो ये थिंकिंग है ना, ये धीरे धीरे चेंज हुई। कैसे चेंज हुई, जैसे जैसे डेमोक्रेसी इमर्ज करती है ये चीजें आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिलती है। ठीक है। अरे मेरी बात समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट पीपल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में सिर्फ आपको ये एक चीज समझ में आएगी कि डेमोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है कि पीपल्स जो है ना, पीपल्स के पास पावर का कंसंट्रेशन होगा। किसके पास पावर का कंसंट्रेशन होगा, पीपल के पास पावर का कंसंट्रेशन। What do we see in the democracy? One basic principle of the democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through the institution of self-government. डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल खुद को रूल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पीपल्स क्या करते हैं, खुद को रूल करते हैं। अरे मेरी बात समझ में ना। ओके। हाँ। Due to respect is given to the in a good democratic government, due respect is given to the diverse group and views that exist in a society. डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये जो डाइवर्सिटी होती है उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। लोगों की व्यूज को जो है, वो व्यूज को क्या किया जाता है, व्यू ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देते हैं।
किसी के व्यूज को इग्नोर कर दे, सभी अपने व्यू जो है सोसाइटी में रख सकते हैं, और सभी के व्यूज को जो है वो ध्यान में रखा जाता है और उसको लिसन सुना जाता है। एवरी वन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। हर किसी की वॉइस को देखा जाता है, सुना जाता है, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है पब्लिक के लिए। तो ये है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। therefore it follows that in a democracy, political in democracy इन डेमोक्रेसी पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मेनी सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पावर है ना, ये सिटीजन्स जो है ना, जितने भी पॉसिबल लोग हैं, जितना मतलब देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। डेमोक्रेसी में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा अमॉन्ग द सिटीजन्स। ठीक है ना? ओके, नाउ अंडरस्टूड। एक एक करके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को समझते हैं। पहला जो है पावर शेयरिंग का फॉर्म है, वो है बेटा, जिसमें बताया गया है कि पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर जो है वो डिवाइडेड होता है, पावर जो है वो डिवाइडेड होता है अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं? तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। पहला ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है। और दूसरा हम बात करें, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशियल। ये तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। और हम इनकी पावर की बात करें ना, तो जो पावर का लेवल होता है इन तीनों का, पावर का लेवल जो है वो सेम होता है, मतलब तीनों के पास एक जैसा पावर होते हैं। ठीक है ना? पावर का लेवल जो है वो सेम होता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, या फिर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की। देखो, होता ये है कि ये तीनों एक दूसरे को ना चेक एंड बैलेंस करते हैं, चेक एंड बैलेंस। ठीक है। बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होगा कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों जो है पावर में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। कैसे चेक एंड बैलेंस करते हैं समझते हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियरी या फिर लेजिस्लेचर की, देखो, जो जुडिशियल जो लेजिस्लेचर होता है ना, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो लॉ बनाया गया है इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। और लेजिस्लेचर का, सॉरी, जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी का काम होता है कि जो लॉ बनाए गए, जो भी लॉज हैं, जो लेजिस्लेचर बना रही है, या फिर जो जुडिशरी जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो वैलिड है या नहीं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। आ रही मेरी बात समझ में ना? तो ये जो है तीनों काम जो है अलग अलग ऑर्गन्स जो है करती है, और तीनों एक दूसरे को, मान लो कि लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है, जुडिशरी की देखिए कि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर तो नहीं बना रही, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो एग्जीक्यूटिव जो उनके पावर दिए गए हैं, क्या वो पावर से बियॉन्ड जाकर वर्क तो नहीं करना है। ठीक है ना? अगर जुडिशरी भी क्या करेगी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी, तो लेजिस्लेचर के पास पावर होगा, ये क्या कर सकते हैं, जो जुडिशरी में जो लोग हैं उनको पावर से रिमूव कर सकते हैं। अरे मेरी बात समझ में ना? तो ये जो है पहला जो पावर है, जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, जो अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये जो है, ये क्या करता है? चेक एंड बैलेंस करता है अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अरे मेरी बात समझ में क्लियर हुआ सभी को? तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को समझते हैं। दूसरे पावर को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर इसी को हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जहाँ पे अलग अलग लेवल्स में जो है वो गवर्नमेंट का पावर जो है वो डिवाइडेड होता है। जैसे अगर सबसे ऊपर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना? इसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, जहाँ पे पावर का डिवीजन अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है। अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको पावर का डिवीजन देखने को मिलता है। आ रही मेरी बात समझ में? इसी को हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ना है। ठीक है। द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, a general government for the entire country, or the government at the provincial or the
regional level. Such a general government for the entire country is usually called the federal government. Okay, देखो, जो जो इंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है ना, या फिर अगर हम बात कर लें कि जो लेवल्स, अलग अलग जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसी को हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है ना। फेडरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब कहाँ है, क्या है कि पावर जो है वो डिवाइडेड होगा अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर का डिवीजन होता है, उसी को फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है, आपको पावर का डिवीजन जो है वो तीन लेवल में दिखाई देता है। पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट, और तीसरा जो है लोकल। लोकल में दो आते हैं, एक होता है पंचायत और दूसरा होता है म्यूनिसिपैलिटी। तो आपको जो है ये जो है ये, इनको हम जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, तो ये डिवीजन ऑफ पावर आपको इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ पे तीन तीन जो ये अलग अलग जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सबको अलग अलग पावर दिया गया है। ठीक है ना। आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे लॉ बना सकती है, कहाँ पॉलिसी बना सकती है, उसके लिए अलग सब्जेक्ट डिफाइंड है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट डिफाइंड है। ठीक है ना। और दोनों कहाँ पे लॉ बना सकती है उसके लिए करके अलग सब्जेक्ट डिफाइंड है। तो ये जो है डिवीजन ऑफ पावर जो है वो क्लियरली देखने को मिलता है। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है या फिर जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है, तो इसमें जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वो सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं अपने जो उनसे ज्यादा पावर वाले जो, या फिर उनसे ज्यादा लेवल वाली जो गवर्नमेंट होती है। अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या और स्टेट गवर्नमेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट शुड बी द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगी अपने डिसीजंस को लेने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने। अरे मेरी बात समझ में, मतलब कि जो भी उनको पावर दिया गया है, जो उनको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर पॉलिसीज बनाने में, लॉस बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी इंडिपेंडेंट होगी। और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है लॉस वो जो है वो नहीं बनाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग जो है इंडिपेंडेंट तरीके से लॉस फॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम इंडिया बात करें, रेफर टू सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट। देखो इंडिया में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगी, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल कॉल डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट कंट्रीज। क्या होता है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, तो अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे इंडिया में हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, कहीं पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो। तो अलग अलग, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट या जो लोकल गवर्नमेंट होता है, इनको भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से ऐसे बोल सकते हैं, है बोले जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रीज के अकॉर्डिंग के नेम चेंज होते रहेंगे, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर जो है आपको देखने को मिलेगा अमॉन्ग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है। तो जहां पे आपको डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिले अमॉन्ग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसी को हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। आ रही मेरी बात समझ में। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या था, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहने का मतलब क्या था कि डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और वर्टिकल पावर डिवीजन में आपने क्या पढ़ा कि डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आ रही मेरी बात समझ में? देखो इंडिया में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर बोल सकते स्टेट गवर्नमेंट होती है, this system is not followed in all countries. There are many countries where there are no provincial state government, but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. देखो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी, ठीक है ना, जहाँ पे सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होगी जहाँ पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होगी जहाँ पे तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। आ रही मेरी बात समझ में ना। तो सारी कंट्रीज एक जैसे स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। आ रही मेरी बात समझ में ना। तो इंडिया में आपको जो है ना वो तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है आपको देखने को मिलता है। और इन तीनों के जो पावर होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। ठीक है ना। पावर जो है तीनों का डिवाइडेड है, अलग अलग जो है पावर का डिवीजन है, जिससे ये तीनों जो है गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है क्या कर लेते हैं, डिसीजंस जो है वो लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। जैसे देखो अगर हम बात करें तो जो डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, जो अमॉन्ग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये क्लियरली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्लियरली एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट है,
स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और रेसिडुअल लिस्ट है। चार तरह की लिस्ट मिलेगी जहाँ पे अलग अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो किस सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो जो डिवीजन ऑफ पावर होता है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि जो बेल्जियम का हमने केस पढ़ा, तो बेल्जियम के अंदर भी हमने क्या देखा कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर का डिवीजन जो क्लियरली मेंशन किया गया था। लेकिन श्रीलंका के अंदर आपको जो है वो देखने को नहीं मिलता है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो जो बेल्जियम के अंदर आपने जो देखा, बेल्जियम में क्या देखा हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा। इसी को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर है सभी को? ओके। यहाँ तक क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द आवर नेक्स्ट पावर पॉइंट डिवीजन, दैट इज कॉल्ड। नाउ चलिए, अब हम अपना थर्ड जो है डिवीजन ऑफ पावर को समझते हैं। थर्ड है डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। आने मेरी बात समझ में? ये आपको देखने को मिलेगा और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा इन द बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था कि जो डच स्पीकिंग है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, इन दोनों के लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है ना, जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया गया कि अपने अपने कम्युनिटी के लोग जो है अपने लिए जो है क्या करेंगे, जो डिसीजंस लेंगे और पॉलिसीज बनाएंगे। उसी तरीके से बहुत सारी जो कंट्रीज होती हैं उसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी को जो है अपने राइट्स मिलने चाहिए या फिर उनके राइट्स जो है प्रोटेक्ट होने चाहिए। इसीलिए आपको देखने को क्या मिलेगा कि हमने हमारे कंट्री में देखो हमने रिलीजियस राइट दे करके रखा है जहाँ पे, या फिर जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो जैसे हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो आपको इनके जो है प्रोटेक्शंस की आपको जो है प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन राइट्स देखने को मिलेगी। ट्राइबल पीपल्स हैं तो ट्राइबल पीपल्स की जो कम्युनिटी होती है, उनका जो एरिया होता है, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। तो स्पेशल जो है प्रोविजंस आपको देखने को मिलता है। ओके, सो हमारा थर्ड पॉइंट है, हम क्या देखें थर्ड पॉइंट में है कि पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम कि डच और फ्रेंच पीपल के बीच में जो है आपको पावर का डिवीजन देखने को मिलेगा। पावर का डिवीजन देखने को मिलेगा जो है वो रिलीजियस बेसिस पे, या फिर हम बात करें लैंग्वेज के बेसिस, सॉरी रिलीजियस तो नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे, या फिर उनसे रिलेटेड लॉज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है पावर का डिवीजन आपको बहुत सारे कंट्रीज के अंदर देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो माइनॉरिटीज पीपल हैं उनके बीच में जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पावर को डिवाइड किया जाता है। जिससे अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लीगल अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के या फिर जो वुमेन्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए इन द लेजिस्लेचर एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा कि उनका जो है रिप्रेजेंटेशन जब बढ़ेगा तो अपने लिए क्या कर सकते हैं, राइट्स की डिमांड कर सकते हैं, अपने आप को वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अरे मेरी बात समझे? लास्ट ईयर ये स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था ना कि क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जहां पे रिजर्वेशन कर देने की वजह से क्या होगा कि जिसके लिए रिजर्व किया गया है सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, वहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ जाएगा इन द लेजिस्लेचर। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे जो अब हम आप आगे बढ़ेंगे कि जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर वुमेन्स के लिए जो है क्या किया गया है, सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है इन द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस लड़ने के लिए क्या किया जाता है, सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है। या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जो हमारे कंट्रीज में जो भी इलेक्शंस होते हैं वहां पे क्या करते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए या फिर हम बात करें तो वुमेन्स के लिए क्या करते हैं, सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है।
अभी हमारे लोकसभा में जो है, लोकसभा में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, सीट्स के रिजर्वेशन को लेकर के अभी जो है डिस्कशन चल रहा है कि लोकसभा के इलेक्शंस में भी क्या किया जाए, सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए फॉर द वुमेन्स, जहाँ पे 33% रिजर्वेशन की डिमांड की जा रही है। अरे मेरी बात समझ में क्लियर है? Last year, we studied about the system of reserve constituencies and assemblies and parliament in our country. This type of arrangement is meant to give a space in the government and the administration to the diverse social groups. ये क्यों किया जाता है? ताकि कंट्री के अंदर जो डाइवर्सिटी है, उसमें जो रहने वाले जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी में है, उनको भी गवर्नमेंट का, वो भी गवर्नमेंट में का पार्ट बन सके, गवर्नमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सके। इस चीज को लेकर किया जाता है डिवीजन का जो है, पावर का जो है डिवीजन किया जाता है अमॉन्ग द सोशल, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ, या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज का। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? नाउ मूविंग टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिवीजन ऑफ पावर एंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आप देखो, बहुत सारी कंट्रीज होती है जहाँ पे क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे डुअल पार्टी सिस्टम होता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने की जो है, वो आपको पावर दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो मोनोपोली स्टैब्लिश ना हो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है वो पावर ना आए। इससे क्या होगा, जब पीपल्स के पास ऑप्शन होंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, और पावर का डिवीजन होगा। इस वजह से डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी जो होगी, वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उनकी बढ़ जाएगी। और बोल सकते हैं कि पीपल्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए जो है पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे। लेकिन अगर मोनोपोली हो जाए, सिंगल पार्टी ही रहे, तो क्या होगा कि आपके पास जो है, क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर जो है वो होल्ड होके रह जाता है। आने मेरी बात समझ में? तो political fund lack control to influence those in power. In democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. बात समझ में आ रहा है ना? डेमोक्रेसी में फ्रीडम होना चाहिए पीपल्स के पास, जहाँ पे वो बहुत सारे कंटेंडर्स को क्या कर सके, चूज कर सके फॉर द पावर। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टी। इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा। और ये कंपटीशन की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, वो पीपल के लिए काम करेगी। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी पीपल को ध्यान में रख के काम करेगा, वही पावर में आएगा। इस वजह से क्या होगा, ये कंपटीशन जो है वो पब्लिक के लिए या पीपल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मल्टी पार्टी सिस्टम या फिर एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो, जहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होगा, और ये कंपटीशन जो है पीपल्स के लिए बेनिफिशियल होगा। अरे मेरी बात समझ में? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे समझते हैं। Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different that represent different ideologies and social groups. इससे क्या होगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, तो इस ये अलग अलग आइडियोलॉजी और अलग अलग सोशल ग्रुप को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। इससे क्या होगी, सभी का रिप्रेजेंटेशन आपको गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट एंड टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। देखो, समटाइम्स क्या होता है कि ये डायरेक्टली देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और वो जो है साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे अभी आप लोग देखते हो कि यूपीए है, चाहे एनडीए है, या फिर अभी इंडिया अलायंस है। तो ये सारी चीजें क्या है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आकर के क्या कर रही हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। इनकी आइडियोलॉजी से में, इनके जो है इसमें रहने वाले बोल सकते हैं कि इनके जो मेंबर्स है वो अलग अलग जो है कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये सभी लोग मिलकर के आकर के क्या करते हैं, अलायंस का फॉर्मेशन करते हैं। और अलायंस का फॉर्मेशन करके जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अरे मेरी बात समझ? जब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आ जाती है और ये जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसको हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक साथ आकर के क्या करती हैं, गवर्नमेंट का
फॉर्मेशन करती है। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे अभी की जो गवर्नमेंट है, एक कॉलिशन गवर्नमेंट है। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो कॉलिशन गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है आकर के साथ में मिल करके और जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन की है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। इसके अलावा इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोस ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके अलावा बहुत सारे जो है ना, ये ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और गवर्नमेंट इनके अकॉर्डिंग क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है। इनको ध्यान में रख करके पॉलिसीज बनाती है, जिसमें ट्रेड यूनियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फार्मर्स होते हैं। तो ये ग्रुप्स होने की वजह से गवर्नमेंट जो है इनको ध्यान में रखते हुए क्या करती है, डिसीजंस बनाती है, गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात सुनो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। They also have the share in government power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। अरे मेरी बात समझ में ना? तो इनका जो है इन्फ्लुएंस आपको गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से देखने को मिलेगा। डायरेक्टली कैसे देखने को मिलेगा? तो डायरेक्टली ऐसे देखने को मिलता है कि ये गवर्नमेंट के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे गवर्नमेंटल कमिटीज के अंदर। जो गवर्नमेंट कमिटीज बनाती है, उन कमिटीज में अलग अलग एक्सपर्ट्स को रखे जाते हैं जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। आ रही मेरी बात समझ? इसके अलावा या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कैसे, गवर्नमेंट अगर मान लो पॉलिसीज इनके ध्यान में रख करके नहीं मिला बनाएगी तो क्या होगा, वोट नहीं मिलेगा इनको। तो ये जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टी फंड करते हैं। पार्टी फंड करने की वजह से क्या होता है, इनके ऊपर बिजनेसमैन जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ये लोग जो है बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो है, तो ये भी क्या दिखाता है कि पावर का शेयरिंग है अमॉन्ग द डिफरेंट, बोल सकते हो कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं जो सोशल ग्रुप्स हैं, या फिर जो यूनियंस हैं, इनके इसमें भी आपको पावर का डिवीजन देखने को मिलता है। अरे मेरी बात समझ में? तो ये जो है हमने चार फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ